छात्रगण ध्यान दें, 2024 में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न यहां मैथ का आप लोगों को बता रहा हूं और आशा करता हूं कि एग्जाम में आप लोगों को पूरा फायदा मिले। तो चलिए, ये सेट 9 का क्वेश्चन है, 46 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न क्या रहा है बाबू, x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 7 दिया गया है और एक्स वाई दे दिया गया है 32। हमें वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यही है ना सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। इतना बराबर सूत्र होता है बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। बात समझ गए? तो अब यहां आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। x माइनस वाई के बदले में कितना लिखूं, 7, तो 7 स्क्वायर और प्लस 2 गुने 32, 7 सत्ते 49, 32 दूना 64, जोड़ देते हैं 9 4 13, 6 4 10 11, तो 113 जो हो गया इसका, ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया सवाल? वेरी गुड। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा टेढ़ा है, 1 पैसा टेढ़ा है बाबू। क्या करा, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 30% लाभ के साथ बेच देता है। बात समझ गया ना? एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ के साथ बेचता है। तो मैं इस सवाल को कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। मैं मान लूंगा, माना कि, ध्यान दीजिए, घड़ी का क्रय मूल्य मैं x मान लूंगा, मान लिया, और उस घड़ी पर लाभ कितना प्रतिशत व्यापारी दे रहा है, 33%। तो विक्रय मूल्य घड़ी का कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, देन x जोड़ x गुने 33 बट्टा में 100। बाबू इसका कैलकुलेशन अगर आप निकालते हो तो 100x जोड़ में 33x, देन 133x बट्टा 100। ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य किसका, घड़ी का। अब सवाल क्या कर रहा है बाबू, खुदरा व्यापारी क्या करता है, उसे ग्राहक को 20% के हानि पर बेच देता है। खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे जाने पर घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, वो 20% हानि पर बेचता है ना। तो 133x बट्टा 100, अब माइनस, चूंकि हानि पर बेचता है इसलिए माइनस, इसने लाभ पर बेचा इसलिए प्लस। बात समझ गए? 133x बट्टा 100 का 20%, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, 20 पंचे 100। बात समझ गए? तो कितना आ गया बाबू, 133x। अगर हम यहां पर क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, सॉरी घटाओ, तो 500 लघुत्तम हो गया मेरा, और 100 पंचे 500, 133 को आप 5 से गुना करो, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 1 3, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 5 1 5 1 6, 665x हो गया। अब माइनस में 133x। अब एक बात बताइए आप, ये तो हो गया विक्रय मूल्य। अब खरीदा किसने, ग्राहक ने, कितना रुपया में, 2181.2 रुपया में। सवाल समझ गए? दशमलव उड़ाइए आप, 0 0 कैंसिल हो गया, यहां माइनस कीजिए, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 2, और 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3, और 6 में से गया 5, 532x बराबर 50। ये 50 को आप इससे अगर मल्टीप्लाई करते हो, हमें मल्टीप्लाई करना है 81 गुने 50, हो रहा है बाबू कितना, 21 को 50 से गुना करते हो ना, तो 10 9 0 6 0 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 9 0 6 0 0 बट्टा में 532। अगर आप इसमें भाग दे रहे हो कितना से, 532 से, तो आ रहा है बाबू कितना, 20 50 रुपया। तो
अर्थात घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? थोक व्यापारी की लागत, थोक व्यापारी की लागत माने घड़ी का थोक व्यापारी जो खरीदा वो मूल्य 20-50, ये करेक्ट आंसर। सवाल समझ गए? गुड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। मेरे पास से कोई 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई अंक होगा। मैं मान लूंगा, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर हो गया y, तो संख्या कितना हो जाएगा? संख्या का फॉर्म अगर एक्सपेंडेड फॉर्म करता हूं तो 10 दहाई देन 10y, दहाई मैंने y को माना है, 10 दहाई अजोर इकाई। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं अर्थात अंक बदलता हूं तो अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने का मतलब हो गया इकाई दहाई का स्थान ले लेगा, ये x यहां चलाएगा, y यहां चलाएगा, तो 10x प्लस y। अब आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ध्यान दीजिए यहां प्रश्न क्या कर रहा है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12, तो अंक का गुणनफल कहने का मतलब एक्स वाई बराबर 12 हो गया ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12/x, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। कोई डाउट? फिर क्या करा? यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें, हम क्या करेंगे? संख्या में 36 जोड़ देंगे तो अंक इंटरचेंज हो जाता है। संख्या मेरा कितना था? 10y प्लस x, इसमें आप 36 जोड़ो तो अंक बदल जाएगा। कहने का भाव समझे? अब चलिए बाबू इसको इधर ले चलिए, तो -9x होगा, चूंकि x है 10x उधर जाएगा तो -9x, और प्लस 9y बराबर कितना? -36, या इसे आप लिख सकते हो 9x - 9y बराबर में 36, 9 आप कॉमन कर लो तो x - y बराबर 9 चौके 36, 4 हो गया ना। अब आप y के बदले में उसका वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1, x माइनस वाई का मान मैंने 12/x रखा है बराबर 4, x एलसीएम हो गया, x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 4/1, देन x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 4x, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। बात समझ गए? कैसे आप तोड़ोगे इसे? x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 2x माइनस 12 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 को मन कर लो, x माइनस 6 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0, x हो गया -2, x हो गया 6। बात समझ गए? अगर x मैं 6 लेता हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12/6 मतलब 2 हो गया, और संख्या मेरा 10y, तो 10 गुने 2 प्लस x 6 मतलब 26, इसका 26 हो गया करेक्ट आंसर। क्या नंबर? 26, 26 सी नंबर ऑप्शन। यहां तक समझ गए आप लोग? अब मैं चलता हूं थोड़ा अगला प्रश्न पर, देखिए उसे कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड। बस 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 1 सेकेंड में फिर से ला रहा हूं।
ध्यान दीजिए, ये सवाल मैंने बता दिया हूं। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये 49 नंबर प्रश्न करा cos पाई बट्टा 4 माइनस साइन पाई बट्टा 3 का वैल्यू। ध्यान दीजिए, हमें निकालना किसका मान है, cos पाई बट्टा 4, ये 49 नंबर प्रश्न है उस सेट का, और माइनस साइन पाई बट्टा 3 बराबर x दिया गया है, और x का मान निकालना है। तो cos पाई बट्टा 4 का मतलब क्या हो गया, कॉसेक है, माफ कीजिएगा कॉसेक है, सवाल में कॉसेक है, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक पाई बट्टा, पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री होता है ना, तो कॉसेक पाई बट्टा 4 का मतलब हो गया कॉसेक 45, और कॉसेक 45 का मान हो जाता है √2। बात समझ गए। और साइन पाई बट्टा 3 मतलब 180 बट्टा 3, तो साइन 60, और साइन 60 का मान होता है वो √3 बट्टा 2 हो गया। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लो, 2 लघुत्तम हो गया, 2√2 माइनस √3, ये हो गया इसका आंसर, बी नंबर ऑप्शन। बात समझ गए। अब चलिए 50 नंबर सवाल, 50 में क्या दिया गया है 50 में दिया गया है बाबू, रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 बट्टा सेक a बराबर x। तो बाबू रे सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a बट्टा सेक a हो गया ना। tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है, ये स्क्वायर रूट कट गया, तो tan a हो गया, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 1 बट्टा, ध्यान दीजिए ये सेक थीटा है ना, इसको आप क्या लिखोगे, ये भाग में जाएगा ना, ये भाग, ये बट्टा का मतलब भाग हो गया, तो tan a भागा सेक a, tan a भागा सेक a होगा ना। अब चलिए tan का मान होता है sin a बट्टा में cos a, और भागा सेक का मान 1 बट्टा cos। अब मैं इसे लिख सकता हूं बाबू sin a बट्टा cos a गुने cos a, लिख सकता हूं ना, cos cos कैंसिल, इसका करेक्ट आंसर हो गया sin a, सी नंबर ऑप्शन। बात समझ गए। 51 नंबर सवाल बहुत ही टेढ़ा है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, पहले तो आप लोग सवाल देख लीजिए। प्रश्न करा यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः इतना इतना है, तो ब्याज कितना होगा। सवाल समझ गए क्या कर रहा है, सवाल सबको देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न करा यदि किसी, ध्यान से देखिए प्रश्न को बाबू, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि इतना और इतना रुपया है, तो ब्याज की दर मुझे निकालनी है। सवाल एक बार फिर से रीड कर लो आप लोग। अब मैं इस सवाल को बताने जा रहा हूं। देखिए मान लीजिए आप मूलधन पी, ये कलर नहीं बुझा रहा है बाबू, 1 सेकेंड, व्हाइट कलर ही इस पर, ब्लैक पर अच्छा लगता है। माना कि मूलधन बराबर P हमने मान लिया, समझ में आ गया आप लोग को। तो बाबू एक बात देखिए, यहां सबसे पहले जस्ट 1 मिनट, बड़ा सुंदर सवाल है। मैंने क्या किया बाबू, मूलधन P मान लिया, और सवाल करा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है बाबू, इसमें कितना, 24,200 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा में 100 पावर N। तो N चूंकि दूसरा वर्ष का है, कितना वर्ष का है,
दूसरा वर्ष का, तो n के बदला में मैं क्या लिखूं 2 और -1 हो गया बराबर 24,200। इक्वेशन मेरा फर्स्ट। बात समझ गए? इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। बात समझे? इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर क्या दिया है प्रश्न में, फिर दिया गया है बुआ और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है बाबू। 1 सेकेंड। कुल राशि कराना, जमा होने वाली राशि, तो ये हो गया मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए। और सूत्र होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर में N2 बराबर 24,200। इक्वेशन फर्स्ट। फिर तीसरे वर्ष में कितना हो रहा है बाबू? तीसरे वर्ष में खाली N3 हो जाएगा और 26,200 रुपया हो रहा है, 26,620। तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है? 26,620 रुपया। अब देखिए बाबू, इसे मैं लिख सकता हूं P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर 2 इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, क्योंकि आधार समान रहता है तो पावर 2 1 3 हो जाएगा। लिख सकता हूं ना जी? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप क्या करो बाबू, ध्यान से देखो सवाल को। इसके बदले में मैं इक्वेशन 1 का वैल्यू लिख सकता हूं 24,200, उसका वैल्यू है 24,200। ठीक है, इसके बदले में मैं क्या लिख दूं? 24,200 इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर 1 बराबर 26,620। अब वो उधर गुना में है ना, तो इसे लिख सकता हूं 1 प्लस R बट्टा 100 पावर 1 तो नहीं लिखना है, बट बराबर 26,620। और वो गुना से इधर आएगा तो भाग में चलाएगा, भाग में चलाएगा ना। गुना से अगर इस साइड आएगा तो भाग में चलाएगा। कितना? 24,200। सुन्ना सुन्ना कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है? 26,62 में भाग दे देना है आपको 24,20 से। 24,20 से 1.1 आ रहा है। इधर आप भिन्न का जोड़ कर लो तो 100 प्लस R बराबर हो गया 1.1। दशमलव रहोगे बट्टा 10, सुना सुना कट जाएगा, कट गया ना। तो 100 प्लस R बराबर 110। R बराबर ये 100 इधर माइनस हो जाएगा, तो 10% इसका करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। सवाल आ गया समझ में? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं इस सवाल को, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज कर गया था। कह रहा यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि इतना और इतना है, तो दूसरा वर्ष में 24,200 रुपया प्राप्त हो रहा है, ये तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। बात समझे ना? तो दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। और तीसरा वर्ष का इतना दिया है 26,620। अब ये हम 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर 3 है, इसे मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूं। अब इसका वैल्यू पुट करके मैंने आंसर निकाल लिया। बात समझ गए? अब चलिए अगला प्रश्न। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या ये 52 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है? एक त्रिभुज के तीनों कोण के माप का अनुपात दिया गया। प्रश्न में क्या दिया गया है? एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण के माप का अनुपात। मैं क्या मान लूंगा बाबू? माना कि पहला कोण, उसमें मैं x को समायोजित कर दूंगा। अनुपात 1:2:3 दिया गया है ना, तो पहला कोण को मैं 1x मान लो। बात समझ रहे हैं आप? दूसरा कोण को क्या मानिएगा? देखिए के बगल में क्या है? 2, तो 2x। और तीसरा कोण को मान लूंगा, तीसरा कोण हो गया मेरा 3x। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना जी। तो x जोड़ 2x जोड़ 3x मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 1 6x बराबर 180। x हो गया 30 डिग्री। और प्रश्न क्या करा है? सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा? तीनों में तो लगिए ना रहा है बड़का ये 3x वाला, तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा?
बड़ा कोण हो गया बउआ 3x, तो 3 गुने 30, 30 तिया 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर। बात समझ गए आप लोग? यहां देखिए इस साइड दिया गया है ऑप्शन 90, ये रहा ये। बात समझ गए? अब मैं चर्चा कर रहा हूं सवाल नंबर, ध्यान दीजिएगा, 53। क्या कर रहा है? 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,44,000 रुपया के लाभ को 3:2:7 के अनुपात में 3 हिस्सेदार को बांटना है। ध्यान दे बाबू, कुल लाभ मेरे पास कितना है? कुल लाभ है 1,44,000 रुपया, और इस लाभ को 3 गो हिस्सेदार में बांटना है। अकरम, मैंने ए से अकरम को लिखा है, और विपिन और चिंतन सी, ए बी सी। ए फॉर अकरम, बी फॉर विपिन, सी फॉर चिंतन। और रेशियो कितना होना चाहिए? अकरम को 3% मिलेगा तो विपिन को 2%, और चिंतन को 7%। चिंतन को ज्यादा मिल रहा है। और प्रश्न पूछ रहा है कि चिंतन को कितने रुपया मिला। तो ध्यान दीजिए, मैं मान लूं ए का हिस्सा मैंने मान लिया 3x, बी का हिस्सा मैंने मान लिया 2x, एंड सी का हिस्सा मान लिया 7x। तो बाबू रे कुल है 1,44,000, तो 3x जोड़ 2x जोड़ 7x बराबर 1,44,000 रुपया। 3 2 5 7 5 12x बराबर 1,44,000। x बराबर 1,44,000 बट्टा 12 बढ़े 144, तो 12,000 हो गया। चिंतन का हिस्सा, चिंतन फॉर सी फॉर चिंतन कितना है? 7x, तो 7 गुने 12,000। बात समझ गए? बरसते 84,000 रुपया अकेला चिंतन महोदय को मिलेगा। किधर है? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल। सवाल कर रहा है, सरोजनी अपनी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है। सरोजनी क्या कर रहा है बुआ? अपने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है। तो सबसे पहले छूट कितना हो रहा है? छूट हो गया 4%, और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ हो गया बुआ 20%, और अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य यहां देखिए, अंकित मूल्य हो गया 850 रुपया। इस टाइप के प्रश्न रहेंगे ना बाबू, हमें निकालना क्या है बुआ? हमें निकालना इसमें वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट का प्रतिशत, और बट्टा में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। मैं इस फॉर्मूला का उपयोग करूंगा। अंकित मूल्य 850 गुने 100 माइनस 4 बट्टा 100 प्लस में 20, 850 गुने 96 बट्टा 120। 0 0 कट गया, 12 96, 8 पंचे 40, 8 8 64, 4 68, मतलब 680 रुपया करेक्ट आंसर। सवाल आ रहा है समझ में? वाह। अगला चलिए 55 नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 कथी कर रहा है? 6400 का 48%। 6400 का मने गुना, 48% मने बट्टा 100। हो गया बउआ? जोड़ क्या करना है? 8400 का 84%। तो 8400 गुने 84% मतलब क्या होता है? बट्टा 100, अर्थात प्रति सैकड़ा। बात समझे? 0 0 कट गया, 64 गुने 48, जोड़ में ये भी 0 0 कट गया, 84 गुने 84,
बात समझ गए? सवाल यही है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ जी यही है। अब आपको क्या करना है, 64 को मल्टीप्लाई कीजिए 48 से, तो 3072 हो रहा है, 3072। और 84 को 84 से मल्टीप्लाई कीजिए, 84 मल्टीप्लाई 84, 70 56। अब आप इसे ऐड कर दो, 6 2 8, 7 5 12 का 2, 1 7 3 10, 10,128। इसका भी ऑप्शन नंबर 1। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्या पता कहीं मिस हो। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल मैं चर्चा करूं 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान दीजिए, कौन सा क्वेश्चन, 56 नंबर। करा एक विक्रेता, बाबू एक विक्रेता है जो क्या करता है, एक विक्रेता 5600 रुपया अंकित मूल्य वाले एक टीवी सेट पर, क्या दिया गया है, टीवी सेट का अंकित मूल्य है 5600 रुपया, और उस पर छूट कितना दे रहा है, छूट हो गया 17%। और फिर क्या करा, अगर फिर वह 500 रुपया का लाभ कमाता है, छूट देने के बाद भी उसे ना 500 रुपया का लाभ मिलता है, तो पहले आप विक्रय मूल्य निकाल लो टीवी का। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है बुआ, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट और बट्टा में 100। इस सूत्र से मैं क्या करूंगा, अंकित मूल्य निकाल लूंगा, उसका सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रय मूल्य निकाल लूंगा। तो देन अंकित मूल्य हो गया 5600 और गुने 100 माइनस 17 बट्टा 100, सुना सुना तो कटिए गया है ना, 56 गुने 17, 100 में से 17 घटा 83। क्या मैं सही हूं, 7 3 10, 8 1 9 1 10। हमें गुना किसको करना है, 56 गुने 83, 4648 रुपया, 4648 रुपया। ये क्या है वो, आप विक्रय मूल्य। अब इसके बाद भी वो लाभ कमाता है कितना, 500 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। बस समझे, तो विक्रय मूल्य हमने निकाला है 4648, और लाभ इसमें से 500 आप माइनस कर दो, तो 4148 रुपया ये क्या निकल गया, टीवी सेट का क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ये करा एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रश्न क्या कर रहा है, गौर से देखिए। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 21 से 66 दिया गया है। दिया क्या गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना, 21 66, और सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर 21 66, काटिया पिसे 6 का 18 और 3 6 36, 6 से कट जाएगा, 6 का 18, 6 36, 6 1 6। तो भुजा हो गया कितना, रूट में 361। अब आप इसका वर्गमूल निकालोगे किसका, 361 का। ठीक है बाबू, एक से लगा, एक एक का एक, 9 से 9 दूना 18, 9 9 81, 9 दूना 18। हाँ यहाँ माफ कीजिए, 2 होगा, मैं मिस किया हूँ। हाँ अब मैं सही हूँ, ध्यान दीजिए। 9 से ये पूरा पूरी कट जाएगा बाबू, थोड़ा मिस हो गया था, अरे सवाल ही गायब हो गया। 1 सेकेंड फिर से ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ
2166 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 2166। 6 से आप काटोगे 361 मरतबे। ए माने भुजा बराबर रूट अंडर 361 मतलब 19 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। हमें आयतन निकालना है, घन का आयतन भुजा क्यों मतलब 19 का पावर 3। तो 19 को आप 3 बार गुना करो, 19 गुने 19 और गुने फिर से 19, 68 59 6859 सेंटीमीटर क्यूब। 6859 ये रहा। 8 नंबर अगला प्रश्न क्या नंबर है ये बबुआ? 58 माफ कीजिएगा 58 नंबर क्या करा? एक साइकिल सवार 22 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। कुल दूरी कितना दिया गया है? कुल दूरी बराबर 22 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है? 4 घंटा। और औसत गति निकालना है। औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टा समय। तो दूरी हो गया 22 किलोमीटर और समय 4। आप ना क्या करो 22 भागा 4 कर दो, 22 भागा 4 तो कितना आ रहा है? 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, समझे आप? अगला सवाल ये और इंपॉर्टेंट है बउआ। कह रहा है क्या सीता ने 2 साल के लिए 10%, ध्यान से सवाल को रीड करिए। सीता 2 साल के लिए 10%, तो टाइम दिया गया है 2 साल और रेट दिया गया है 10% और मूलधन दिया गया है 5,000 रुपया जमा किया। फर्स्ट टर्म में कैसा है? साधारण ब्याज पर वो जमा किए। तो इसका ध्यान दीजिए बाबू, जब साधारण ब्याज पर जमा किए तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना मिला उसे? ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है ना जी। तो 5,000 गुने समय है 2 और दर 10 बट्टा 100। 0 0 कैंसिल, 50 गुना 100 को 10 से गुना करो, 1,000 रुपया। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। यदि यह अर्धवार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर उसे अर्धवार्षिक संयोजन में वो संयोजित करती, जमा करती, तो अर्धवार्षिक संयोजन होने पर एन कितना हो जाता? वैसे 2 साल है, अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो 4 हो गया, उसका दुगुना। देखिए अगर ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होगा ना तो दर आधा हो जाएगा और समय दुगुना हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं CI निकाल लूं, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर N-1। इस पर आप निकालो तो P हो गया तो 5,000, ध्यान दीजिएगा P हो गया 5,000 और 1/1 प्लस R 5/100 पावर 4 माइनस 1 हो गया ना बाबू। तो 5,000 ये कट गया, तो आप अगर यहां कैलकुलेशन कर रहे हो तो 21/20 4 बार होता है। इक्कीस को अगर मैं 4 बार गुना करता हूं, 3 बार में 92 61 होगा और गुने 21 19 44 81 हो जाएगा। 5,000 इंटू 19 44 81 और माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पर 4 शून्य और माइनस 1/1 हो गया ना। देन 5,000 और गुने इसको अगर आप भिन्न का जोड़ कर रहे हो ना बाबू, घटाओ तो 16 पर 4 शून्य, इसमें से 16,000 16 पर 4 शून्य घट जाएगा तो माइनस 16 1 2 3 4 34 4 8 1 34 4 8 1 ये 3 शून्य कट गया, बात समझे। अब मैं क्या करूं, इससे मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 172 40 5 आता है। यहां मैं कर रहा हूं कम 172 40 5 और हमें भाग किससे देना है?
16 से। आप इसे ना 16 से डिवाइड कर दो, 16 नहीं 160 से, 3 ही सुना कटा है ना, 160 से तो भागा 160 और है 1077 1077.5 आ रहा है ना। प्रश्न क्या रहा है, सीता के खाते में कितना अधिक धन होगा। अगर साधारण ब्याज से वो जमा कर रही है तो 1000 उसे एक्स्ट्रा जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज से जमा कर रही है तो 1077, मतलब 1077.5 माइनस 1000 अर्थात 77.5, इतना रुपया उसके खाता में ज्यादा जाएगा।